मूवी की कहानी की शुरुआत होती है जब बेन मिलर, फिलहाल यह एक ऐसे रूम में है जो धीरे धीरे बंद हो रहा है। यह इस रूम से बाहर निकलने के लिए क्लू ढूंढता है, लेकिन कोई भी क्लू काम नहीं आता और यह रूम बंद हो जाता है, जिससे इसकी मौत हो जाती है। दरअसल यह है कौन और यहाँ कैसे आ गया। यह स्टोरी अब से 3 दिन पहले शिकागो में शुरू हुई थी। यह है जोई। यह अपनी फिजिक्स की क्लास में बैठी है, तभी टीचर बताता है कि आज से तुम सबकी छुट्टियाँ शुरू हो गई है। फिर जब स्टूडेंट्स यहाँ से जाने लगते हैं तो प्रोफेसर जोई को बुलाता है और कहता है कि तुम बहुत होशियार हो, लेकिन सबके सामने अपनी बात रखने से डरती हो। डर को खुद पर हावी मत होने दो। इन छुट्टियों में वो काम करो जिससे तुम्हारा डर निकल जाए। यह है जेसन। यह स्टॉक मार्केट की टिप प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी में जॉब करता है। यह खुद को इस लाइन का हर्षद मेहता समझता है। तभी इसका एक क्लाइंट इसे फोन करके बताता है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेज रहा हूँ। जब इसे वो गिफ्ट मिलता है तो उसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स निकलता है और यह उसको यूजलेस समझकर वहीं छोड़ देता है और अपने घर चला जाता है। यह है बेन, जिसको आपने मूवी की शुरुआत में मरते हुए देखा था। यह एक कंपनी के लिए पैकेजिंग का काम करता है। फिर एक दिन यह अपने बॉस से अपनी पगार बढ़ाने के लिए कहता है। इसका बॉस इसे कहता है तुम यहाँ से बाहर निकलो और अपने लिए नए दोस्त बनाओ। यहाँ घुट घुट के जीने से जिंदगी नहीं चलती। अगले दिन जब जोई की रूममेट अपने घर जा रही थी तो उसे एक बॉक्स मिलता है जो उनके प्रोफेसर ने जोई के लिए भेजा था। उस बॉक्स में से भी उसी तरह का एक छोटा सा बॉक्स निकलता है जो जेसन को मिला था। अगले दिन जब बेन अपने काम पर जाता है तो उसी तरह का एक बॉक्स उसके टेबल पर भी पड़ा था। साथ में एक कार्ड था जिसके ऊपर लिखा था इस जॉब से छुटकारा पाने का यही एक तरीका है। अब सबसे मुश्किल काम था इस बॉक्स को ओपन करना, लेकिन यह सभी इस बॉक्स को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। फिर इस बॉक्स के अंदर से उन्हें एक एड्रेस कार्ड मिलता है जिस पर लिखा था कि यह मीनोज एस्केप रूम के लिए एंट्री वाउचर का काम करेगा। एस्केप रूम के लिए अमेंडा नाम की एक लड़की भी आई थी। रिसेप्शनिस्ट उसका फोन यहीं जमा करवा लेता है क्योंकि इससे पजल की तस्वीरें लीक होने का डर था। फिर रिसेप्शनिस्ट उसे कहता है कि यहाँ तुम्हारी फौजी ट्रेनिंग काम आएगी। फिर उसे लिफ्ट में एक डैनी नाम का लड़का मिलता है जो हमेशा अपना दूसरा फोन अपने पास रखता था। फिर वह एक रूम में जाती है जहाँ उसे और भी लोग बैठे मिलते हैं। वहाँ एक माइक नाम का आदमी भी बैठा था जो पेशे से ड्राइवर था। यह $10,000 के इनाम के चक्कर में यह गेम खेलने आया था। फिर ये सभी आपस में इंट्रोडक्शन करते हैं। इस रूम में कुल 6 लोग थे और इतने बहुत थे। वहाँ एक पेपर पड़ा था जिसके ऊपर लिखा था कि 5 लोगों की जलने के कारण मौत हो गई। ये सब सोच रहे थे कि गेम शुरू होने से पहले कोई तो आकर इन्हें रूल्स बताएगा, लेकिन बेचारे को यह नहीं पता था कि गेम शुरू हो चुकी है। फिर बेन कहता है जब तक गेम मास्टर आकर रूल्स बताता है तब तक मैं एक सिगरेट पी आता हूँ, लेकिन डोर हैंडल डोर से अलग हो जाता है। फिर वे सब उसे वापस वहीं लगाने की कोशिश करते हैं तो बेन कहता है दोस्तों यही एस्केप रूम है। गेम शुरू हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर कोई पजल या कोई कोड वगैरह ढूंढना होगा। फिर वे सभी उस रूम की सभी चीजें चेक करने लगते हैं। माइक को एक बुक के अंदर से स्क्रू ड्राइवर मिलता है। जोई को उस बुक पर कोई कोड नजर आता है। फिर जब वह उस कोड को लॉक के अंदर डायल करती है तो उस रूम के अंदर हीटर्स ऑन हो जाते हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, इसलिए वे सभी एक ग्लास गेट को खटखटाते हैं और कहते हैं कि हमें कोई हिंट चाहिए। उसके अंदर से एक लड़की की आवाज आती है प्लीज बैठ जाइए, जल्द ही आपकी हेल्प के लिए कोई आएगा। फिर बेन कहता है क्यों ना हम इस डोर को तोड़ दें। तभी वहाँ पिलर्स में लगे हीटर्स भी ऑन हो जाते हैं। तभी जोई को एक की मिलती है। वो की उसी ग्लास गेट की थी जहाँ से रिसेप्शनिस्ट की आवाज आ रही थी। उसके अंदर एक स्टैचू पड़ा था और फिर से वही आवाज आती है प्लीज बैठ जाइए, जल्द ही आपकी हेल्प करने कोई आएगा। तभी वहाँ लगे फोन की घंटी बजती है। फिर जेसन वो कॉल रिसीव करता है। उसमें एक रिकॉर्डिंग चलती है बताए हुए सभी रूल्स फॉलो करें, जबकि उन्हें कोई रूल्स बताए ही नहीं गए थे। तभी वहाँ और भी हीटर्स और हीटर फैंस भी ऑन हो जाते हैं। अब रूम के साथ साथ माहौल भी गर्म हो गया था। अमेंडा पैनिक हो जाती है, इसलिए जोई उसे एक ग्लास पानी देती है। तभी जोई को राइटिंग लिखी हुई नजर आती है डियर वुडन वायु सेज प्लीज यूज द कोस्टर्स एट ऑल टाइम्स। फिर वो टेबल पर पड़े कोस्टर को दबाती है। उसको दबाने से एक पेंटिंग ऊपर की तरफ जाती है
और उसके पीछे बाहर निकलने का रास्ता बना हुआ था। फिर जेसन उसके अंदर जाकर देखता है। वह अंदर जाकर कहता है, मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। फिर वो माइक से स्क्रू ड्राइवर मांगता है। माइक भी स्क्रू ड्राइवर लेकर अंदर जाता है। फिर जेसन स्क्रू ड्राइवर से उस वेंटिलेशन पाइप में लगी ग्रिल खोलता है। फिर वे अमेंडा को भेजते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि अगर एक एक करके सब लोग इसी तरह जाते रहे तो लास्ट में कोस्टर को कौन पकड़ेगा। और कोस्टर एक नहीं बल्कि 4 थे। फिर जोई भाग कर जाती है और ग्लास में पानी भर कर लाती है। जब वह उसे कोस्टर के ऊपर रखती है तो बात बन जाती है। अब उन्हें 3 और ग्लास पानी चाहिए थे। समय कम था इसलिए वह भी वहाँ से चली जाती है। फिर बेन और माइक ग्लास में पानी भर भर के कोस्टर के ऊपर रखते हैं। वहाँ 3 ग्लास पानी तो था लेकिन चौथा ग्लास अमेंडा पी गई थी। इतने में वहाँ गैस स्टोव भी ऑन हो जाते हैं। फिर बेन उस ग्लास के अंदर अल्कोहल डालता है। ग्लास भर जाता है और वेंटिलेशन डोर फिर से ओपन हो जाता है। फिर ये दोनों भी वहाँ से बच निकलते हैं। इन सब की लक अच्छी थी कि इनमें से कोई भी मरा नहीं था। अब इन सब में इस स्टूपिड गेम को लेकर आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। लेकिन जेसन कहता है, बात $10,000 की है और मैं ऐसे हारने वाला नहीं। अब वहाँ एक और डोर बना था। जेसन उसे ओपन करने की कोशिश करता है। अमेंडा डैनी से उसका फोन मांगती है ताकि पुलिस को कॉल कर सके, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं था। फिर वे सभी उस डोर का लॉक ओपन करने के लिए क्लूज ढूंढते हैं। वहाँ एक बोर्ड पर लिखा था, तुम्हारा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। फिर बेन को वहाँ पर कुछ वर्ड्स दिखाई देते हैं। वह उन वर्ड्स को जोड़कर एक नेम बनाता है। वह नेम डालने पर उस डोर का लॉक ओपन हो जाता है। जब वे बाहर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ चारों तरफ स्नो ही स्नो थी। फिर वहाँ का डोर अपने आप क्लोज हो जाता है। इन लोगों को बिलीव नहीं होता कि इस घर में से यह कौन सी दुनिया का डोर खुल गया है। टेम्परेचर डाउन होने के कारण सबको कोल्ड लगने लगती है। फिर डैनी आगे जाने लगता है और अचानक किसी चीज से टकराकर नीचे गिर जाता है। वो एक बिग स्क्रीन थी, यानी यह जगह एक इल्यूजन थी। फिर जब डैनी स्क्रीन को छूता है तो वहाँ टेम्परेचर को और डाउन करने के लिए सिस्टम ऑन हो जाते हैं और कोल्ड जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। फिर डैनी कहता है, हमें क्लूज ढूंढने होंगे। आसपास बिखर जाते हैं और बारीकी से उस जगह की छानबीन करते हैं। माइक को वहाँ पर एक फिशिंग रॉड दिखती है। जेसन कहता है कि मुझे एक दरवाजा मिला है लेकिन इसे खोलने के लिए चाबी चाहिए। वहाँ बंदे 6 थे लेकिन जैकेट एक थी। फिर अमेंडा वो जैकेट जोई को दे देती है। इतने में बेन का पैर फिशिंग होल में गिर जाता है और वह कहता है, मैं अपना पैर महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। डैनी कहता है, शायद पानी में कोई क्लू हो। तभी माइक फिशिंग रॉड लेकर वहाँ आ जाता है। फिर बेन उससे कहता है, तो अब तुम यहाँ बैठकर मछली पकड़ोगे? माइक जवाब देता है, अगर तुमने मुझसे दोबारा इस तरह से बात की तो एक गर्मागर्म झापड़ तुम्हारे कान पर पड़ेगा। तभी जोई, जो जैकेट पहने थी, उसे उसके अंदर एक कॉम्पास मिलता है। वो कॉम्पास जोई को एक आइस बेयर के पास ले जाता है। फिर जब वो बेयर के मुंह में हाथ डालती है तो उसे वहाँ से एक मैग्नेट मिलता है। वे लोग मैग्नेट को फिशिंग रॉड के साथ बांधकर पानी में डालते हैं, जिससे उन्हें एक लोहे का शिकंजा मिलता है जिसके अंदर बर्फ जमी हुई थी और उसके अंदर एक चाबी थी। वे उसे तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वह नहीं टूटती। फिर वे बेन से उसका लाइटर मांगते हैं। बेन लाइटर फेंक देता है और जब डैनी उसे उठाने जाता है तो नीचे से बर्फ टूट जाती है और वह पानी में गिर जाता है। वे सब लोग उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि डैनी गया कहाँ। बेन का लाइटर भी डैनी के साथ ही डूब जाता है। अब उनके पास 2 रास्ते थे, या तो वे डैनी की मौत का गम मनाएं या फिर खुद की जान बचाएं। फिर जेसन कहता है, अगर किसी को हाइपोथर्मिया हो गया तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। अजीब अजीब से ख्याल आने लगेंगे, इसलिए इस बीमारी से पहले खुद को यहाँ से बाहर निकालो। फिर वे सब लोग अपने शरीर की गर्मी से उस बर्फ को पिघलाने लगते हैं। इस काम में उन्हें कई घंटे लग जाते हैं। ठंड के मारे माइक बेहोश हो जाता है। तभी जेसन उस बर्फ के टुकड़े में से चाबी निकालता है, लेकिन अब वह भूल गया था कि दरवाजा किधर है। फिर उन्हें दरवाजा मिल जाता है और वे उसमें चाबी लगाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि दरवाजा वह नहीं बल्कि दूसरी तरफ है। फिर वे भागकर असली दरवाजे के पास जाते हैं। अब वहाँ बना फर्श भी टूटने लगता है, लेकिन वे सेफली अंदर चले जाते हैं। तभी वह रूम जिसके अंदर वे सभी आए थे ऊपर जाने लगता है। फिर ये सब लोग गौर करते हैं कि यह रूम उल्टा बना हुआ है। तभी वहाँ अजीब सा म्यूजिक बजने लगता है। माइक कहता है, ऊपर बने पूल टेबल पर 8 नंबर की बॉल गायब है। तभी वहाँ से फर्श टूट
टूटकर नीचे गिर जाता है। वे सभी दीवार के साथ चिपक कर खड़े हो जाते हैं। तभी अमेंडा कहती है, यह काम तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर वो ऊपर चढ़कर क्लूज ढूंढने लगती है। उसे वहाँ पर एक सेफ मिलता है। वो उस पर कोड डालकर देखती है, लेकिन कोड काम नहीं करता। तभी जोई को एक पजल गेम दिखती है। फिर वो माइक की हेल्प से उस गेम के पास जाती है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करती है। तभी जेसन के नीचे वाला फर्श भी टूटकर नीचे गिर जाता है, लेकिन वह बच जाता है। फिर जोई उस पजल को सॉल्व कर लेती है और अमेंडा को कोड बताती है, लेकिन वह कोड भी गलत था, इसलिए एक और फर्श टूटकर नीचे गिर जाता है। अब जोई, बेन और माइक एक ही शेल्फ से लटके थे। तभी उस शेल्फ का स्क्रू अपने आप ढीला होने लगता है और वह शेल्फ नीचे झुक जाती है। फिर जेसन कहता है, माइक, अगर तुम इस शेल्फ से नहीं उतरे तो तीनों मर जाओगे। इतने में जोई का हाथ फिसल जाता है और वह नीचे फर्श पर गिर जाती है। तभी जेसन नीचे उतरकर उसे होश में लाता है। फिर जोई वापस ऊपर चढ़ जाती है और कहती है, यह रूम उल्टा है, तो कोड को भी उल्टा डालो। अब की बार वह सेफ खुल जाता है और उसके अंदर से उन्हें 8 नंबर की बॉल मिलती है। अब वे सभी ऊपर चढ़ने लगते हैं। अमेंडा को वह 8 नंबर की बॉल अपनी जगह पर प्लेस करनी थी, इसलिए वह पूल टेबल से लटक कर आगे बढ़ती है। तभी वह बॉल उसकी पॉकेट से निकलकर नीचे गिर जाती है। गिरने से पहले वह कूद जाती है और उसे उठाकर जेसन की तरफ फेंक देती है। तभी वह वाला फर्श भी टूट जाता है और वह टेलीफोन की वायर के साथ लटक जाती है। टेलीफोन की वायर कमजोर थी, इसलिए वह नीचे गिर जाती है। जेसन अपने पीछे वाले दरवाजे के ऊपर एज अ डोर हैंडल वो बॉल लगाता है, यानी कि वो बॉल ऊपर पूल टेबल के ऊपर नहीं बल्कि दरवाजे के ऊपर लगनी थी। अब सब लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। अमेंडा की मौत से जोई बहुत रोती है। अब वे एक ऐसे रूम में आ गए थे जो इन लोगों के पास से जुड़ा था। ये सब लोग पहले किसी न किसी हादसे में बच चुके थे। इन्हें विश्वास नहीं होता कि उन्हें कैसे पता चला कि हम इस तरह की जगह पर पहले भी रह चुके हैं। ये लोग इनके बारे में सब कुछ जानते थे। अब यह देखना चाहते थे कि इन चारों में से कौन लकी है। तभी वहाँ अनाउंसमेंट होती है, खाने पीने और सोने को अपनी लाइफ ना समझे, अपनी लिमिट्स को चेक करें। इसके बाद 5 मिनट की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अब इन्हें खुद की लिमिट्स चेक करनी थी। वे लोग कैमरा से इन चारों पर नजर रखे हुए थे, इसलिए जोई उन कैमरास को तोड़ने लगती है। बाकी के सब लोग क्लूज ढूंढने में लगे थे। जेसन समझ जाता है कि 3 मिनट बाद जहरीली गैस छोड़ दी जाएगी। फिर उन्हें वहाँ से कुछ एक्सरे मिलते हैं जिनमें कुछ साइंस बने हुए थे। बेन समझ जाता है कि ये ECG मशीन के साइंस है। फिर जेसन वो मशीन ढूंढ लेता है। पहले वो बेन पर इसे ट्राई करता है। उसकी हार्ट रेट नॉर्मल थी। फिर वो माइक को ट्राई करने के लिए कहता है। उसकी हार्ट रेट 133 तक पहुंच जाती है। फिर जेसन माइक से कहता है, हमें तुम्हारी हार्ट रेट और तेज बढ़ानी होगी, और मना करने के बावजूद वह उसकी चेस्ट में करंट लगा देता है। माइक की हार्ट रेट 212 तक पहुंच जाती है। जेसन फिर से एक बार ट्राई करता है, लेकिन इस बार माइक मर जाता है। अब उनका टाइम खत्म हो गया था, इसलिए जहरीली गैस छोड़ दी जाती है। जेसन खुद पर वह मशीन टेस्ट करता है और अब की बार उसे समझ में आ जाता है कि हार्ट रेट ज्यादा नहीं बल्कि कम करनी है। वह अपनी सांस रोककर अपनी हार्ट रेट नीचे लाने की कोशिश करता है। उसकी हार्ट रेट 50 तक आ जाती है और मिशन कंप्लीट हो जाता है। तभी वहाँ एक और छोटा सा दरवाजा खुल जाता है। जेसन बिना समय गवाए वहाँ से निकल जाता है। बेन जोई को लेने जाता है, लेकिन वह आने से मना कर देती है। वह अब भी उस रूम में लगे सभी कैमरास तोड़ रही थी। बेन वहाँ से चला जाता है। तभी वो दरवाजा बंद हो जाता है और जोई बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। बेन को जोई के लिए पछतावा होता है। जेसन कहता है, यह डिसीजन उसका खुद का था। अब उन्हें इस अजीब से कमरे से बाहर निकलना था, इसलिए वे यहाँ भी क्लूज ढूंढते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक हैंडल दिखता है। फिर वे दोनों मिलकर उसे घुमाते हैं। उस हैंडल पर कुछ लिक्विड लगा हुआ था जो उनके हाथों पर लग जाता है। अब उनका सिर चकराने लगता है और उन्हें सब कुछ अजीब अजीब सा दिखने लगता है। अब इन्हें और भी क्लूज ढूंढने थे। बेन गुस्से में दीवार पीटने लगता है। तभी वहाँ से उसे एंटीडोट मिल जाती है। एंटीडोट एक थी और लगाने वाले 2, इसलिए दोनों में हाथापाई हो जाती है। हाथापाई काफी देर तक चलती है। फिर जेसन के सिर पर दीवार का कोना लगता है
और वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। बेन जल्दी से उठता है और खुद को एंटीडोट लगा लेता है। अब वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर वह वहाँ से बाहर निकलने का दरवाजा ढूंढता है। उसे दरवाजा मिल जाता है और वह उस रूम में जाकर गिरता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वहाँ पर एक लॉक बना हुआ था जिसके आसपास 10 अंक बने हुए थे। अब इनमें से कोई सही 4 अंक स्लाइड करके लॉक के अंदर ले जाने थे। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस रूम में गैस छोड़ी गई थी वहाँ 2 आदमी सफाई करने के लिए आते हैं। उनमें से एक आदमी दूसरे से पूछता है, ऑक्सीजन मास्क लटका पड़ा है, क्या किया होगा इसका? तभी जोई उठती है और कहती है, सांस ली थी, ढक्कन। फिर वह उन दोनों पर टूट पड़ती है और उन्हें मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद वह उनकी गन उठाकर रूम से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ जिस रूम में बेन था वह धीरे धीरे बंद हो रहा था। बेन जलती हुई चिमनी में घुस जाता है और खुद की जान बचाता है। फिर वह उस रूम से बाहर आ जाता है। वहाँ इस पूरे गेम को कंट्रोल करने का सिस्टम लगा था। तभी वहाँ एक आदमी आता है। वह बेन को बैठने के लिए कहता है। बेन पूछता है, तो तुम हो वो कसाई जिसने हमारे साथ मौत का खेल खेला? वह आदमी कहता है, मैं तो सिर्फ गेम मास्टर हूँ। ये पजल रूम्स तो किसी और ने बनाए हैं। फिर बेन कहता है, मैं जीत गया हूँ, मुझे मेरी इनाम की रकम दो ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। लेकिन वह आदमी जवाब देता है, जब कोई रेस का घोड़ा जीतता है तो क्या उसे इनाम मिलता है? फिर वह एक वायर से बेन का गला घोंटने लगता है। वह आदमी बेन को मारने ही वाला था। इतने में वहाँ जोई आ जाती है और उसे गोली मार देती है। वह आदमी छिप जाता है और अचानक जोई पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार बेन उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। अब वे दोनों उस जगह से बाहर चले जाते हैं। जोई बेन को हॉस्पिटल लेकर जाती है और फिर पुलिस को लेकर उसी बिल्डिंग में वापस आती है। लेकिन जब वे अंदर जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा लग रहा था जैसे वह बिल्डिंग कई सालों से बंद पड़ी हो। जोई के लाख समझाने के बावजूद भी पुलिस उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। अब इस घटना को 6 महीने बीत जाते हैं। जोई बेन को मिलने के लिए बुलाती है और उसे बताती है कि हमारे साथ जितने भी लोग थे जो उस गेम के दौरान मारे गए थे उनकी मौत को दुर्घटना साबित कर दिया गया है। कोई हार्ट अटैक से मरा, कोई पहाड़ से गिरकर, तो कोई पानी में डूबकर। उनके बारे में इस तरह की फेक न्यूज छापी गई थी। फिर जोई कहती है, मैंने इस गेम बनाने वाली कंपनी का पता लगा लिया है। वे मैनहट्टन में हैं। अगले हफ्ते हम दोनों वहां चलेंगे। मैंने प्लेन टिकट्स भी ले ली हैं। बेन जाना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी वह जोई की बात मान लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक एयरप्लेन के अंदर भी इसी तरह की गेम चल रही थी। दरअसल यह गेम नहीं बल्कि गेम की टेस्टिंग थी जिसमें किसी का जिंदा बचकर निकल पाना लगभग नामुमकिन था और ये गेम स्पेशल जोई और बेन के लिए प्लान की गई थी। अब इन गेम मेकर्स को किसी भी तरह उन दोनों को यहाँ लेकर आना था और उसके बाद यह गेम फिर से शुरू होगी और यही मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।